हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो एक्चुअली हमारा है एमईसी का पार्ट। एमईसी का मतलब है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हम सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट के टू इफेक्ट्स हमको दिखाई पड़ते हैं। एक तो होता है हीटिंग इफेक्ट, यानी कि अगर एक हाई रेजिस्टेंस वायर से हम एक हाई रेजिस्टेंस वायर में करंट फ्लो कराएं तो हम देखते हैं कि वो फिर करंट से हीट प्रोड्यूस होता है। तो ये जो हीटिंग इफेक्ट है इसको हमने जूल्स लॉ में देखा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में देखा, और जिसमें सबसे एक बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपने पढ़ा कि H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो इलेक्ट्रिक करंट के दो इफेक्ट हैं। जो मैंने पहला इफेक्ट बताया वो है हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। दूसरा इफेक्ट जो है इंपॉर्टेंट, जो हमें आज देखना है, तो उसमें दूसरा इफेक्ट होता है बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट। अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? हम सबने बच्चों मैग्नेट से खेला है, ठीक है। हमारे पास एक ब्लैक कलर का मैग्नेट आपने देखा होगा। तो ये मैग्नेट क्या करता है, आयरन थिंग्स को दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट जो है एक्चुअली करंट का है। मैग्नेटिक इफेक्ट किसका बच्चों? ये करंट का है। और इसको सबसे पहले देखने वाले जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में शो किया वो थे ओरेस्टेड ने ये देखा कि लेट सपोज एक वायर ले हम, और उस वायर को हमने कनेक्ट कर दिया यहां पे बैटरी से, और ये हमने एक की लगा दिया, ठीक है। अब ये जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो करंट क्या होगा? प्लस से माइनस करंट फ्लो होगा, आप जानते हो। लेकिन ये करंट जो है अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये करंट का दूसरा इफेक्ट है। और इन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव कैसे किया? तो एक डिवाइस होता है हमारे पास, कंपास। अब ये कंपास क्या है? तो ये जो नाविक होते हैं हमारे, सेलर होते हैं ना, सी में डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, बेसिकली डायरेक्शन फाइंड करने के लिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है। एक ऐसे डिवाइस होता है जिसके अंदर एक निडल लगी होती है। और बेटा ये जो निडल होती है ना, ये निडल मैग्नेटिक निडल होती है जो ओरिजिनली नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में फिक्स होती है। तो जैसा हम जानते हैं कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाता है, तो यहां पर ओरेस्टेड ने इसको चेक कैसे किया? ओरेस्टेड ने कंपास का हेल्प लिया, यानी एक वायर था, वायर को हमने कनेक्ट किया बैटरी से यानी सर्किट में, यहां पे की लगा दिया, और इसके पास इन्होंने ये कंपास रख दिया, ठीक है ना। अब जैसे ही हम की को ऑन करते हैं, करंट फ्लो करना शुरू स्टार्ट होता है, और की को ऑन करते ही ये मैग्नेटिक जो निडल है ना, इसमें डिफ्लेक्शन होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है। मैग्नेटिक में डिफ्लेक्शन होने का मतलब है कि मैग्नेट मूव किया, तो ये जो निडल है ये मूव कब करेगा? जब इस पे फोर्स लगाएगा। तो इंपॉर्टेंट है कि एक मैग्नेट पे फोर्स कौन लगाएगा? दूसरा मैग्नेट फोर्स लगाएगा। तो इससे ये पता चला कि जैसे हमने ही इस स्विच को ऑन किया, करंट फ्लो हुआ, तो इंस्टेंट तुरंत एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। उस मैग्नेटिक फील्ड ने इस मैग्नेट पे फोर्स लगाया और इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। तो ये बेटा ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने प्रूव किया कि करंट मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। यानी एक करंट कैरिंग वायर अगर हम ले तो उसके चारों तरफ क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो अब क्वेश्चन ये है कि लेट सपोज ये एक वायर है, वायर में हमने करंट फ्लो करा दिया अपवर्ड डायरेक्शन में आई, सही है सर। इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, ये भी बात सही है सर। अब आपसे अगर पूछे कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लीजिए ये पॉइंट P है, और आपसे पूछे कि बताओ बेटा यहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? तो इसी चीज को फाइंड किया है किसने? बायो-सैवर्ट ने। किसने किया फाइंड इसको लिए? तो इसके लिए आते हैं बायो-सैवर्ट लॉ। तो बायो-सैवर्ट लॉ एक्चुअली हमको बताता क्या है
ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, दैट इज हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड ए करंट कैरिंग वायर। समझ रहे बच्चों? तो हमने अभी देखना है बायो सैवर्ट लॉ। क्या देखना है? बायो सैवर्ट लॉ। ये बच्चों साइंटिस्ट के नाम है, और बायो सैवर्ट एक ही नहीं है, ये अलग अलग दो लोग हैं, ठीक है? बायोट अलग है, सैवर्ट अलग है, दोनों ने एक ही चीज पे काम किया, इसलिए यहां पे कंबाइन करके इनके लिए बायो सैवर्ट लॉ बनाया गया। अब बायो सैवर्ट लॉ में हमने क्या किया कि लेट सपोज ये हमने एक वायर ले लिया, वायर को हमने कहा एक्स वाई, ये वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है एक्स से वाई की तरफ, वो फ्लो हो रहा है आई। अब आप जानते हो, जो हमने वो रेजिस्टेंस एक्सपेरिमेंट में देखा कि इस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, चारों तरफ, मतलब ऐसे समझिए कि वायर है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए ये एक पॉइंट हमने लिया P, और आपसे पूछा बताओ बेटा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर रहा है यहां तक, ये पूरा जो एक्स वाई वायर है ये कंट्रीब्यूट करेगा पॉइंट P के मैग्नेटिक फील्ड में। कंट्रीब्यूट करेगा मतलब क्या है कि पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पर, पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। तो हम पूरे वायर के लिए ना फाइंड करके एक हम छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे। अब ये एलिमेंट का कॉन्सेप्ट आप अच्छे समझते हो कि हम पूरे वायर को ना लेकर के छोटा सा पार्ट ले लेंगे, क्योंकि जब वायर जो है वो छोटे 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 पार्ट से मिलकर ही बना हुआ है, तो हर एक पार्ट मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूट करेगा, तो हम एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे। तो हमने यहां पर एक छोटा सा पार्ट लिया, तो अगर ये वायर का लेंथ लेट सपोज L है, तो ये जो लेंथ हो जाएगा ये DL हो जाएगा। अब ये जो एलिमेंट है इसे हम बच्चों कहेंगे करंट एलिमेंट। क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे करंट एलिमेंट। और ये करंट एलिमेंट बेटा वेक्टर क्वांटिटी होगा, यानी इसकी अपनी डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन क्या होगी? सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट, सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा वही डायरेक्शन हो करंट एलिमेंट की। तो करंट फ्लो हो रहा है एक्स से वाई, तो करंट एलिमेंट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? ये ऊपर की तरफ। अब ये डीएल हो गया। इस डीएल की वजह से पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें फाइंड करना है। तो अगर एलिमेंट है डीएल यानी एक छोटा सा पार्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो पॉइंट पी पर प्रोड्यूस होगा वो लेट सपोज छोटा सा ही होगा, यानी उसमें कितना हो जाएगा? डीबी। कितना हो जाएगा? डीबी। तो डीएल की वजह से पॉइंट पी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, जो हो गया डीबी। ठीक है। अब ये जो डीएल है उससे पॉइंट पी तक की जो बेटा डिस्टेंस होगी, जो डिस्टेंस होगी यानी जो पोजीशन वेक्टर होगा, तो लेट सपोज ये पोजीशन वेक्टर बच्चों है आर। कितना ये पोजीशन वेक्टर है? आर है। और इस करंट एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पर जो हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो डीएल और आर के बीच में जो एंगल बन रहा है बच्चों थीटा बन रहा है। ठीक है। ये इतनी बेसिक बात है इसमें जो आपको पता होना चाहिए। वायर है, वायर से पॉइंट पी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो जहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उसके लिए छोटा सा एलिमेंट डीएल ले लिया, जिसको हमने करंट एलिमेंट कहा। ये करंट एलिमेंट कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन क्या होगी? जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में करंट एलिमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस करंट एलिमेंट से पॉइंट पी पर जहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? आर हो गया। और करंट एलिमेंट पॉइंट पी से पोजीशन वेक्टर का जो एंगल बन रहा है वो कितना हो गया? थीटा हो गया। अब बायो सैवर्ट लॉ क्या कहता है? बायो सैवर्ट लॉ ये कहता है कि बायो सैवर्ट लॉ क्या कहता है बच्चों? बायो सैवर्ट लॉ ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट कितना होगा? ये बायो सैवर्ट लॉ आपने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया है। तो इन्होंने कहा जो मैग्नेटिक फील्ड P पर होगा यानी dB, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट I के, यानी वायर में जितना करंट फ्लो हो रहा है I उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये फर्स्ट ले लीजिए। दूसरा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डीएल के यानी करंट एलिमेंट के, इसको सेकंड ले लीजिए। फिर ये जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और करंट एलिमेंट के बीच में बनने वाले एंगल थीटा के साइन से, यानी कि एंगल का साइन थीटा
और साथ ही साथ ये जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी है पॉइंट बी पर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर के। अब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हैं, इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एक मीन्स ये है कि अगर करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा। ये सब जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में चलेगा। लेकिन जहां पे इनवर्स है वहां पर उल्टा हो जाएगा, यानी अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज करेगा उस पॉइंट पे। यानी पॉइंट पी को अगर दूर लेते जाए तो डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, आर बढ़ जाएगा, तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। लेकिन डिस्टेंस जितना वायर के पास लाओगे, आर उतना ही कम होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बायो-सावर्ट लॉ में यही चार बातें इंपॉर्टेंट है कि डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट आई के, एलिमेंट के, एंगल साइन थीटा के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। अब अगर हम इन्हें कंबाइन कर दें तो बच्चों मिल जाता है डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या मिल जाता है, डीबी प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं मैं। हमें मिल जाता है डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब हम प्रोपोर्शनल का साइन एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे, तो आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये डीबी इक्वल्स टू कांस्टेंट के आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमको बायो-सावर्ट लॉ से एक फॉर्मूला मिल गया। अब इस फॉर्मूले में बेटा जो ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट है के, बेटा इसकी वैल्यू दो बातों पर डिपेंड करती है। एक, ध्यान से देखेंगे कि जो ये वायर है और पॉइंट पी है, इसके बीच का मीडियम कौन सा है, इनके बीच में मीडियम क्या है। ठीक है, तो के की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, एक तो मीडियम बिटवीन वायर एंड पॉइंट पी, जो कि है वायर जहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसके बीच में, और दूसरा किस पर डिपेंड करेगा, देखिए क्या क्या फैक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड है, आई है, करंट एलिमेंट है, थीटा है, डिस्टेंस है। इन सबका हम सिस्टम कौन सा ले रहे हैं। सिस्टम का मतलब आपने पढ़ रखा है, एसआई में ले रहे हैं वैल्यू की, सीजीएस में ले रहे हैं। तो अगर हम इन सब को सिस्टम ले ले, एसआई क्या ले ले बेटा, सिस्टम ले ले एसआई यूनिट, और ये मान रहे हैं कि जो मीडियम है वो इनके बीच में है फ्री स्पेस। इनके बीच मीडियम कैसा है बेटा, फ्री स्पेस, या जिसे हम वैक्यूम भी बोलते हैं। तो इस कंडीशन में बच्चों के की वैल्यू हो जाती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या कहा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, के की वैल्यू हो जाती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है ना, और ये क्यू के इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है ये बच्चों होती है 10 टू पावर -7। अब इसकी यूनिट भी है, यूनिट है टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। तो अगर हम ये वैल्यू यहां पे पुट कर दे तो डीबी की वैल्यू जो हमको मिल जाती है वो हो जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये जो बच्चों हमको मिला, ये कंप्लीट एक फॉर्मूला मिला बायो-सावर्ट लॉ से, और आप देख सकते हो कि ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी इस एक फॉर्मूले का यूज हम करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। इस एक फॉर्मूले का हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। लेकिन बच्चों एक क्वेश्चन ये है कि हमने फाइंड क्या किया, हमने फाइंड किया मैग्नेटिक फील्ड। क्या फाइंड किया, मैग्नेटिक फील्ड। देखते चलिए कहां फाइंड किया मैग्नेटिक फील्ड, एक छोटे से एलिमेंट के लिए। तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, आपसे पूछा जाए कि स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो जैसा मैंने आपको बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने इस पे ये वेक्टर का साइन लगा दिया। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और हमने जो यहां लिखा है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कौन सा है, ये फॉर्मूला बेटा स्केलर फॉर्म में है, यानी ये हमें केवल बेटा मैग्नीट्यूड देगा। ये स्केलर फॉर्म में है, ये हमें केवल मैग्नीट्यूड देगा, यानी इसका यूज तो आप केवल कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा वो हम कैसे बनाएंगे, कैसे मिलेगा। तो आपका स्केलर फॉर्म हो गया dv इक्वल्स टू
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, हमें इस इक्वेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में r से मल्टीप्लाई करेंगे। एक जगह यहां से r मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी r से मल्टीप्लाई, तो यानी एक जगह r मल्टीप्लाई r डिवाइड, ऐसा कह सकते हो। और ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि मैथ्स कहती है कि जिस नंबर से या जिस वेरिएबल से किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज रहता है। तो यहां पे ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई हो गया और ये हो गया dl, r से मल्टीप्लाई तो dl r साइन थीटा हो गया, यहां से r से मल्टीप्लाई तो ये r क्यूब हो गया। अब ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, यहां r स्क्वायर था मैग्नीट्यूड फॉर्म में, हमने r से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। r से क्या किया, हमने मल्टीप्लाई भी किया और इसी इक्वेशन को डिवाइड भी किया। क्यों? क्योंकि वेक्टर फॉर्म मिलेगा। अब देखिए बच्चों, फिजिक्स में सारी चीजें जुड़ी होती है। फिजिक्स में एक एक सीढ़ी आप ऊपर चढ़ सकते हो, कोई सीढ़ी नहीं है। मतलब आपने जो पहला स्टेप चढ़ा, वहां जो आपने पढ़ा है उसका अगले में यूज होगा, जो दूसरे में सीढ़ी पे पढ़ा उसका तीसरे में यूज होगा। तो अब देखिए यहां पे यूज क्या है, किसका यूज है। आपको केवल और केवल फोकस किस पे करना है। आप ध्यान से देखो किस पे फोकस करना है, ये देखो, ध्यान से घूर के देखो एकदम। और क्या आपको कुछ दिख रहा है? भाई डीएल मैंने क्या कहा था, करंट एलिमेंट वेक्टर, आर क्या था, पोजीशन वेक्टर, वेक्टर और साइन थीटा। तो ये दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन लिखा है और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है। दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन है और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, यानी ये वेक्टर का प्रोडक्ट है। अब वेक्टर के प्रोडक्ट के भी दो मेथड थे, अगर आपको याद हो। एक मेथड था बच्चों डॉट प्रोडक्ट, अगर आपको याद हो, जो पहली सीढ़ी है ना फिजिक्स की 11 में पढ़ते हैं हम, उसमें अगर दो वेक्टर है, एक है ए दूसरा है बी, तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आ जाता है, ए बी कॉस थीटा। लेकिन अगर इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करें, इनका अगर हम करें क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमको क्या मिल जाता है, ए क्रॉस बी करने पे हमको मिल जाता है ए बी साइन थीटा एन कैप। अब देखो सिमिलरिटी बताओ किससे है ना बच्चों, ध्यान से देखो और बताओ ये किससे मिलता जुलता है। या तो साइन है या तो साइन है नहीं, तो इससे तो मिलता जुलता नहीं है, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट तो नहीं है। लेकिन इसको देखो, ए रियल, बी आर साइन थीटा और एन कैप यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू 1, तो मान लो यहां पर ऐसे है। यानी बच्चों ये क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म में, इसको लिखूंगा मैं डी बी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और इसको लिख सकता हूं मैं डी एल क्रॉस आर, लिख सकता हूं ऐसा। क्यों, आप समझ रहे हो। और नीचे इसी का आ जाएगा आर क्यूब। अब जब डीएल क्रॉस आर ये वेक्टर फॉर्म में होगा तो डीबी यहां पे क्या लगा दोगे, वेक्टर। और ये जो बच्चों हमको मिला, ठीक है ध्यान से देखिएगा, ये जो हमको क्वांटिटी मिली है ये है बच्चों बायो-सैवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म। ये बायो-सैवर्ट लॉ का क्या है बच्चों, वेक्टर फॉर्म है। यानी इससे हमें मैग्नेटिक फील्ड डीबी की डायरेक्शन मिल जाएगी। इससे हमको क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड डीबी की डायरेक्शन मिल जाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड डीबी की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो वो हमें ध्यान से देखना है। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि हमने पढ़ा क्या, एक बार हम रिवाइज करते हैं चीजों को, कंफ्यूजन ना रहे। और स्टेट वो साइंटिस्ट जिसने प्रूव किया कि करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। वो जो मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करने के लिए कौन आ गया, बायो-सैवर्ट लॉ। हमने एक करंट कैरिंग वायर लिया, ये पूरा वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट पी पर, जो कि छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना हो सकता है। तो पूरे वायर से ना लेकर के हमने छोटा सा एलिमेंट ले लिया डीएल, और उस डीएल की वजह से पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड लिखा डीबी। और अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ ने जो अपने एक्सपेरिमेंट में देखा वो ये कहा कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई डीएल साइन थीटा के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। कंबाइन किया तो हमको ये इक्वेशन मिली। इस इक्वेशन को हमने फिर सॉल्व किया, प्रोपोर्शन हटाया तो कांस्टेंट के आया। ये जो कांस्टेंट के है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है दो बातों पे, ध्यान से सुनिएगा। पहला तो ये जो वायर है और ये पॉइंट इसके बीच का मीडियम कौन सा है, और दूसरा जो ये हम ले रहे हैं वेरिएबल्स आई डीएल साइन थीटा, इसका जो भी ले रहे हैं इसका सिस्टम क्या है। तो अगर इनके बीच में मीडियम जो है बच्चों फ्री स्पेस है
और जो सिस्टम ले रहे हैं एसआई यूनिट, तब और केवल तब के की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होती है और जिसकी वैल्यू 10 टू पावर -7 टेस्ला मीटर एम्पीयर यूनिट होती है। ये रखने पर हमको ये बायो-सेवर्ट लॉ का जो पहला फॉर्मूला मिला बच्चों, ये फॉर्मूला है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा और स्केलर क्वांटिटी है। अब डी बटा छोटे से एलिमेंट की वजह से मिलेगा, तो अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए होगा तो हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं डीवी प्लस, वो आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, फिर मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखा हमने? आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड किया, ये क्या बन गया? एक क्रॉस प्रोडक्ट। ये अब अगर ये डायरेक्शन है, यहां तक मैंने रिकैप कराया, तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? देखो डीएल क्रॉस आर है। अब बात समझो, जब भी हम ए क्रॉस बी का डायरेक्शन फाइंड करते थे तो हमको पता चलता था कि जो ए क्रॉस बी है ये ए बी साइन थीटा एन कैप है। एन कैप ही हमको बताता था डायरेक्शन, एन कैप ही हमको बताता था डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन हमेशा क्या होता था? ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको याद होगा तो ये होता था परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। मतलब ए और बी जिस प्लेन में होते थे हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर। अब प्लेन का मतलब क्या है जरा आपको समझाता हूं, एक कॉपी से दिखाता हूं। ठीक है, देखिए ये कॉपी है, एक प्लेन है, ठीक है ना। अब हमें इसकी थिकनेस को इग्नोर करना है, ये प्लेन है। तो ये प्लेन है, तो अब अगर ए और बी इसी प्लेन में है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन देखिए, एक तो है परपेंडिकुलर अपवर्ड और एक क्या है? परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। ध्यान समझिएगा, एक है परपेंडिकुलर अपवर्ड, एक है परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। तो अगर एक वेक्टर ए यहां पर ऐसा है, ध्यान से देखिएगा, एक वेक्टर यहां पे ऐसा है जिसको हमने कहा ए, और एक वेक्टर हमने कहा ये बी, और दोनों के बीच का थीटा हो गया। ध्यान से देखिएगा, मैंने बनाया ये ए बी। तो अगर ये ए बी है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हमेशा कहां आएगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कहां सकता है? परपेंडिकुलर अपवर्ड भी आ सकता है और परपेंडिकुलर डाउनवर्ड भी आ सकता है। ठीक है, तो यहां पर परपेंडिकुलर जो आएगा उसको कैसे फाइंड करते थे? तो बेटा दो रूल थे, एक था राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना, एक था राइट हैंड थंब रूल, और अगर वो भी ना बता पाओ तो मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल था। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल था। तो अब बात समझिए, यहां पर डीएल क्रॉस आर हमको देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किस पॉइंट पर? किस पॉइंट पर? पॉइंट टी पर। तो अब ये डीएल क्रॉस आर करने पे क्या होगा? देखिए, कॉर्क स्क्रू रूल ये कहता है कि जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसको मान लीजिए कि स्क्रू है, पेचकस है, उसके निडल को उस पॉइंट पे रखिए और जिसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है उस डायरेक्शन में इस स्क्रू को घुमाइए। फिर जिस तरफ स्क्रू जाएगा, या तो अंदर जाएगा या तो बाहर जाएगा। अंदर जाएगा तो डायरेक्शन अंदर हो जाएगी, बाहर आएगा तो बाहर हो जाएगी। तो हमने पॉइंट पी पर ये मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू रूल के हिसाब से रखा डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। अब देखो डीएल क्रॉस आर है, तो एक तो डीएल क्रॉस आर ऐसे जा सकते हैं, लेकिन बड़ा एंगल होगा, हमेशा स्मॉल जाएंगे। तो डीएल क्रॉस आर करने पर ये डीएल है और ये आर, तो कहां घुमाएंगे? ऐसे। ये क्या बेटा? क्लॉकवाइज। अब इमेजिन करो कि ये पेचकस जो है, स्क्रू कहां जाएगा? इसका स्क्रू कहां जाएगा बेटा? स्क्रू अंदर जाएगा। यानी डीबी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये बोल्ट के परपेंडिकुलर पीछे, यानी इनटू द प्लेन, अंदर की तरफ होगी, और उस अंदर की तरफ की डायरेक्शन को दिखाएंगे हम बेटा किससे? क्रॉस से। ये जो क्रॉस बना देंगे बच्चों ना, ये क्रॉस, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जो कहां होती है? परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर होती है। लेकिन अगर मान लो हम डीएल क्रॉस आर ऐसे जाते, उल्टा ऐसे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर कहां आता? ये स्क्रू बाहर की तरफ आता। अगर बाहर की तरफ आता बच्चा तो उसके मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे दिखाते? ये सर्कल बना के डॉट से, और ये कहां हो जाता? आउट ऑफ द प्लेन, यानी बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर आउट ऑफ द प्लेन, बाहर की तरफ। तो यहां पर ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होती है, एक तो क्रॉस, ये कहां होती है? परपेंडिकुलर इनटू दी प्लेन, और ये जो दूसरी होती है ये डॉट, ये परपेंडिकुलर होती है
इनटू द प्लेन मतलब ये इनवर्ड अंदर की तरफ हो जाएगी, है ना, ऐसे अंदर की तरफ, और एक जो परपेंडिकुलर होगी ये आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन यानी ये आउटवर्ड, तो ये बच्चों बाहर की तरफ होगी। समझ रहे हो? तो इस पॉइंट पर आपको दिख गया कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सा लेंगे, ये क्रॉस वाला यानी परपेंडिकुलर अंदर की तरफ होगा। ये बच्चों कंप्लीट एक बायो सेवर्ट लॉ मैंने आपको सिखाया है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होते हैं इसके क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन जो हमारे जेई मेंस नीट में आए, मतलब वो दोनों में भी आ सकता है, एडवांस में भी, तो वो क्वेश्चन करने के लिए हमें इसके एप्लीकेशन पे जाना होगा। एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि जो हमने वायर लिया, इस वायर को हम पहले मान लें कि वो वायर इनफाइनाइट है, फिर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, वायर सेमी इनफाइनाइट हो सकता है फिर उस वायर को सर्कुलर फॉर्म में घुमा दिया गया हो, जैसे आर्क और बना दिया गया हो, तो क्या होगा। तो बच्चों उसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर मैं इसके बायो सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन बेस आपको क्वेश्चन कराऊंगा, और क्वेश्चन में ज्यादा मजा आएगा। आई होप ये भी आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगता है तो अपना रिव्यू दीजिएगा और इसको पढ़िएगा अच्छे से। उसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।